Hello students. As you have seen in my previous video, I have concluded till this part of the chapter. So today I will be moving on with the next part of the chapter, that is PPC, underemployment, or PPC, where the resources are not fully utilized. So this is the curve. In this curve you can see that we are having 2 points, that is U and I. यहाँ हम देख सकते हैं कि PPC कर्व, जैसे हमने अपने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि PPC एक ऐसा सिचुएशन है या PPC कर्व एक ऐसा पॉसिबल सिचुएशन है जो हम अचीव कर सकते हैं जब हम किसी एक के उत्पादन के लिए दूसरे को हम सैक्रिफाइस करें, यानी दूसरे का त्याग करें। तो हमने अपने पिछले स्लाइड में देखा था कि अगर हमें टैंक का उत्पादन करना है मैक्सिमम अमाउंट तक, तो हमें राइस को 0 अमाउंट पे छोड़ना होगा। उसी प्रकार अगर हमें राइस का पूरी पैमाने में उत्पादन करनी है तो हमें टैंक को 0 अमाउंट पे छोड़ना होगा। तो ये इस सिचुएशन के तहत ही हमारा ये अंडर एम्प्लॉयमेंट अंडर पीपी कर्व है। देखिए ये जो दो सिचुएशंस है, दिस इज द सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है पी पी एंड ए। दिस इज द सिचुएशन वेयर रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। हमने जैसे कहा कि जैसे हमारा जो सिचुएशन हमारा जो रिसोर्सेज है दे आर स्कार्स इन नेचर। तो जब हम रिसोर्सेज को पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो रिसोर्सेज से हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन की संभावनाएं होती हैं। तो ये जो हमारा पीपी कर्व है दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ओनली। अब जो हमारे कर्व के भीतर, कनकेव कर्व के भीतर आप देख सकते हैं देयर आर 2 मोर पॉइंट्स, दैट इज यू एंड आई। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी अगर रिसोर्सेज को सही पैमाने में यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है तो, और अगर इनएफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है, उसे यूटिलाइज किया जा रहा है लेकिन पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, तो ये हमारा वो सिचुएशन है जिसको हम इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाना चाहे तो बहुत आसान है। यू आर हैविंग अवेलेबल वर्क फोर्स। अवेलेबल वर्क फोर्स मतलब होता है किसी भी एक इकोनॉमी में कोई भी एजुकेटेड पर्सन अगर है या कोई भी फिजिकली फिट पर्सन अगर है, वो जब एलिजिबल होता है या विलिंग टू रेंडर द सर्विस होता है, यानी काम करने के लिए तैयार होता है, और अगर उसको काम नहीं मिलता है तो इसको हम लोग किस सिचुएशन में जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में। और अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब काम नहीं मिलने के बाद अगर वो अपने से अपने मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या अपने क्षमता के हिसाब से नीचे उससे कम क्षमता वाली कार्य को चुने या कम क्षमता वाले वर्क को चूज करे, यानी इफ द पर्सन इज विलिंग टू गेट द वर्क विच इज लेस लेस मीन्स फिट फॉर हिम, दैट सिचुएशन इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी अगर आपके पास इंजीनियर की डिग्री है और आप इंजीनियरिंग ना करके किसी कंपनी में या किसी स्कूल में सामान्य टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो यहाँ भी पीपी कर्व को दो सिचुएशंस में अंडर एम्प्लॉयमेंट का दो सिचुएशन बताया गया है। यानी जो व्यक्ति इंजीनियर है, जो बंदा इंजीनियर है, वो जाहिर सी बात है कि वो प्रोडक्शन सेक्टर्स में या फर्म्स में बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है, लेकिन उसे ये पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही है, उसे ये संभावना नहीं मिल रही है। उसे कौन सी संभावना मिल रही है? उसे टीचर बनने की संभावना मिल रही है। यानी वो तो अंडर यूटिलाइज्ड हो ही रहा है, साथ ही साथ वो इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे टीचर तो बनना नहीं था, लेकिन जब वो टीचर बन गया है तो उसके अंदर जो क्षमताएं हैं वो टीचर से कहीं अधिक पैमाने में उसके अंदर है। ही इज अ टेक्निकल मैन बट ही इज वर्किंग इन अ practical in a knowledgeable field, or we can say that in a theoretical part। तो जो टेक्निकल जो प्रैक्टिकल पर्सन है वो अगर थियोरिटिकल पार्ट में काम करेगा तो वो जाहिर सी बात है कि उसके पोटेंशियल को हम लोग फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक दिस पार्ट इट इज क्लियर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट दूसरे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड along the PP curve. The economy has to decide that
विच कम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई शुड बी प्रोड्यूस्ड, यानी जो हमने पिछले स्लाइड्स में भी आपको दिखाया था टैंक्स और उसका जो हमने एग्जांपल लिया था कि ये पीपी कर्व के तहत ही ये तय करना जरूरी है कि किस पर्टिकुलर कमोडिटीज का प्रोडक्शन होना जरूरी है। नाउ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखिए मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और द प्रॉब्लम ऑफ इनएफिशिएंसी, तो मैं इसको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आई विल जस्ट रीड इट वंस। इफ द एक्चुअल combination of two produced goods lies below the PP curve, it means that the resources are not fully employed, यानी अगर एक ही सिचुएशन में अगर हम दो प्रोडक्ट को साथ में प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं या कुछ हमको बाधाएं आ रही है, यानी मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको हम फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं कर रहे हैं। और इनएफिशिएंसी का मतलब होता है अज्यूमिंग दैट द रिसोर्सेज आर फुल्ली एफिशिएंट एंड इफ द एक्चुअल कॉम्बिनेशंस से आई प्रोड्यूस स्टिल बिलो द पीपी कर्व। तो ये जो हमारा सिचुएशन है ये मैंने आपको ग्राफ में शो कर ही दिया है ऑलरेडी कि हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं पर हम यहीं तक रुके हुए हैं, यानी हमारा जो रिसोर्सेज है वो किसी भी पैमाने में फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं हो पा रहा है। अब शिफ्ट, अब हम लोग शिफ्ट्स इन पीपीसी देखेंगे। ये हमने ये दिस इज आवर ओरिजिनल पीपी कर्व, ये हमारा ओरिजिनल पीपी कर्व है ए टू बी। अब पीपी कर्व दो तरह शिफ्ट करता है, ए वन इज इन राइटवर्ड शिफ्ट एंड अनदर वन इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब बहुत अच्छे से समझ लो, इस चीज को दिमाग में बैठा लो। ये एक सिंपल सा फंडा है कि अगर हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं तो ये हमें मान लेना चाहिए कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो इंक्रीज हो चुका है, यानी हमारे पास जो पहले अगर हमको 10 ग्राम्स का कुछ हमको रॉ मटेरियल्स अचीव होता था, नाउ वी कैन अचीव इट, नाउ वी आर अचीविंग 50 ग्राम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल्स। 10 ग्राम की जगह अभी हमको 50 ग्राम अचीव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का स्कोप्स भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे स्कोप इंक्रीज करेगा हमारा कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा, दैट इज नोन एज राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ रिसोर्सेज। Why? Because resources has increased. Now लेफ्टवर्ड, इसका मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज रिड्यूस। तो इसको हम लोग बहुत इजी, बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि पीपी कर्व या कोई सा भी कर्व, चाहे वो डिमांड कर्व हो, सप्लाई कर्व हो, पीपी कर्व हो, कब वो बाहर की तरफ निकलता है, जब उसके रिसोर्सेज में वृद्धि होती है, जब उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। उसी तरह कब वो अंदर की तरफ एंटर करता है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है, जब उसकी रिसोर्सेज रिड्यूस्ड होती है। नाउ one more graphical representation is here, you can see that is the shift, इसको हम लोग शिफ्ट के नाम से जानते हैं, शिफ्ट इन पीपीसी। और दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है रोटेशन। ये रोटेशन ऑफ पीपीसी क्या होता है, रोटेशन हम लोग जानेंगे। देखिए कॉजेज ऑफ शिफ्ट एंड रोटेशन, बिफोर गोइंग टू द कर्व वी मस्ट नो व्हाट इज रोटेशन। रोटेशन हम लोग को पहले समझना होगा कि शिफ्ट और रोटेशन में अंतर क्या है। पीपीसी शिफ्ट्स एंड रोटेट्स व्हेन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस। if resources and technology improves, ppc shifts rightwards, whereas if resources and technology decrease, ppc shifts leftwards, जो मैंने आपको अभी शेयर किया। रोटेशन कब होता है, जब when resources or technology changes and they affect only one commodity। अब आपको बेसिक अंतर हम समझाते हैं। शिफ्ट का मतलब होता है जब आपके पास दिए गए या आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज में चेंजेस आती है, यानी आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास रॉ मटेरियल्स है, आपके पास लेबर है, आपके पास कैपिटल है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। जब आपके क्योंकि एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शंस का जरूरत पड़ता है, तो अगर हम जब मेरे पास दिए गए रिसोर्सेज में चेंजेस आती है तब हमारा शिफ्ट होता है, यानी अगर वो इंक्रीज करता है तो जाहिर सी बात है कि वो बाहर की तरफ निकलता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। अगर वो डिक्रीज करता है तो वो अंदर की तरफ शिफ्ट करता है, दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। लेकिन रोटेशन कब होता है, सपोज कीजिए अभी आपके पास जितने सारे इंक्रीज हुए हैं रिसोर्सेज में वो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए वायबल है या वो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए हेल्पफुल है, तब शिफ्ट या तब ये इस तरह का मूवमेंट कहाँ देखा जाएगा, इस तरह का मूवमेंट किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी में देखा जाएगा या एक पर्टिकुलर कमोडिटी के ग्राफ में देखा जाएगा, तो उसे ही हम रोटेशन कहते हैं। अब हम आपको ग्राफ के तरफ ले चलते हैं। I think now you will be able to understand the basic difference between shift and rotation। अब मैं आपको रोटेशन समझते हैं। सपोज कीजिए जितना भी इंक्रीज हुआ है किसी भी पॉसिबिलिटीज में या किसी भी रिसोर्सेज में, अगर इंक्रीज हुआ है वो इस कमोडिटी के लिए हुआ है,
बी कमोडिटी के लिए हुआ है। तो यू कैन सी दैट इसका रोटेशन यहाँ इस वाई एक्सिस पे हो रहा है। सी दिस इज रोटेटिंग, यहाँ आ रहा है राइटवर्ड रोटेशन। बटर इज इंक्रीजिंग इन राइटवर्ड रोटेशन, यानी इसका शिफ्ट यहाँ शो हो रहा है। यानी अगर हम इसमें इसमें अगर किसी भी तरह का इंक्रीज होता है तो वो इस एक्सिस पे शो करता है। ओके, सो दिस इज द रोटेशन। रोटेशन में आप देख सकते हैं रोटेशन और शिफ्ट में क्या अंतर है। शिफ्ट पूरी तरह से शिफ्ट करता है, द एंटायर लाइन इज शिफ्टिंग, बट हियर द पॉइंट इज सेम, ओनली द मीन्स दिस डायग्राम इज शिफ्टिंग। ये लाइंस शिफ्ट हो रहे हैं लेकिन ये पॉइंट में कोई बदलाव नहीं है, इस कमोडिटी में कोई बदलाव नहीं है। इसे हम दो नाम से जानते हैं, रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस एंड रोटेशन ऑन वाई एक्सिस। इसको हम रोटेशन ऑन वाई एक्सिस बोलते हैं एंड जिसको हम रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसको आप देख सकते हैं, रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन द वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस पे जो भी कमोडिटी है अगर उसमें किसी भी तरह का चेंज आता है तो उसका रोटेशन यहाँ होता है, और अगर एक्स एक्सिस पे कमोडिटी में किसी भी तरह का चेंज आता है तो उसका रोटेशन इस एक्सिस पे होता है। ओके, नाउ our next most important topic is opportunity cost। opportunity cost क्या होता है? opportunity वर्ड से ही हम लोगों को समझ में आता है, opportunity मिलना मतलब हमें किसी तरह का फायदा होना या किसी तरह का possible options दिखना। तो यहाँ opportunity cost has occupied a very important place in economics। modern economists have used the concept of opportunity cost in allocation of resources besides other fields। इसको हम सिंपल टर्म में अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर हम डिफाइन करें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गॉन। हमारे पास जो अगला पॉसिबल ऑल्टरनेटिव है जो कि हम अचीव कर सकते थे, लेकिन प्रीवियस चीज को, प्रीवियस कमोडिटी को अचीव करने के लिए हमारा दूसरा जो कमोडिटी था उसका पॉसिबिलिटी में लॉस हो गया, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। once again I am coming back to this PPC curve। यहाँ आ जाइए आप देख सकते हैं rice in lakh, that is 0 tons, and production of tanks in thousands, that is 15,000 tanks has been produced while there is 0 unit of rice। यानी 15,000 टन्स टैंक्स को प्रोड्यूस्ड करने के लिए या 15,000 टैंक्स को प्रोड्यूस्ड करने के लिए हमने एक भी यूनिट राइस का प्रोडक्शन नहीं किया। तो ये जो अंतर है 15 का, दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी एक को अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं या एक के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को हम देखना चाहते हैं तो इसके वजह से हमारे दूसरे प्रोडक्शन दूसरे कमोडिटी का प्रोडक्शन का कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहले आप ये इसका डेफिनेशन देख लो फिर मैं आपको इसी ग्राफ से समझाऊंगी। A marginal opportunity cost is an addition to cost in terms of number of units of a commodity sacrificed to produce one additional unit of another commodity। marginal word का, marginal शब्द का मतलब होता है every additional utility, every additional unit। हर एक additional unit की तरफ जब हम बढ़ते हैं, यानी 1 + 1 + 1 + 1, ये जो 1 + 1 + 1, दिस इज नोन एज मार्जिनल। तब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इसका क्या रोल है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इसका ये रोल है 0 to 1, दैट मीन्स इट हैज इंक्रीज्ड 1 सो इट हैज रिड्यूस्ड 1। इसका 1 यूनिट बढ़ा, इसका 1 यूनिट घटा। उसी तरह इसका 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, इसका 2 यूनिट डिक्रीज हुआ। तो दिस इज द वे, दिस इज नोन एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी इसका जब हम फुल यूटिलाइजेशन कर रहे थे रिसोर्सेज का, तब हम इसका 15 यूनिट बना पा रहे थे। जैसे हमने इसके 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया, हमें इसके 1 यूनिट को छोड़ना पड़ा। दिस इज नोन एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या ये जो एडिशनल यूनिट हमें छोड़ना पड़ा इसे ही हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
So there is one schedule here, you can see that जो चीज हमने आपको वहां दिखाया उसी चीज को हमने यहाँ पे शेड्यूल पे शो किया है। जब आप देखिए 0:15 यहाँ पे किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। जस्ट यू सी हियर 1 unit of rice, that is 15 minus 14, that is 1 unit of गन इज टू 1 यूनिट ऑफ राइस। 1 यूनिट ऑफ गन हमने इसको मतलब छोड़ा या इसको सेक्रीफाइस किया तो हमारा 1 यूनिट ऑफ राइस का प्रोडक्शन संभव हुआ। उसी तरह जब हमने दूसरा यूनिट ऑफ राइस बनाया, 1 additional unit of rice we have made, so we have sacrificed 2 units of this one गन्स। तो एक एडिशनल 1 यूनिट ऑफ राइस बनाया तो 2 यूनिट ऑफ गन्स हमको सैक्रिफाइस करना पड़ा। सो दिस इज नोन एज एमओसी, जिसको और ये जो रेशियो है, ये जो 1:1 या 2:1 या 3:1 या 4:1 का ये जो रेशियो है, इसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज MRT? ये MRT आता कहाँ से है और इसका मतलब क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर,